नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी आईएएस एकेडमी की इस सीरीज़ में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके प्रीलिम्स के यूनिट 10 में दिए हुए संवैधानिक और वैधानिक निकाय हैं, उन्हीं को मैं यहां पर डिस्कस करने आया हूं। और आज जो मेरा टॉपिक है वह है नीति आयोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में आइए देखते हैं हम लोग किन किन सब टॉपिक्स पर अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीति आयोग का परिचय। उसके बाद हम नीति आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम नीति आयोग की संरचना को देखेंगे। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच का कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। नीति आयोग के क्या कार्य हैं वर्तमान में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और नीति आयोग द्वारा परिकल्पित प्रभाव जो शासन में है और जो 7 स्तंभ कहे जाते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने नीति आयोग का नाम अवश्य सुना होगा। और नीति आयोग से पहले भारत के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी भारत के योजना आयोग के पास थी, उसका नाम भी आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। 65 वर्षों तक भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी भारत के योजना आयोग के पास थी। योजना आयोग को खत्म किया गया और भारत सरकार के द्वारा इस नीति आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे क्या कारण थे? नीति आयोग में किस तरह के परिवर्तन किए गए, या हम ये कहें कि योजना आयोग के पास ऐसी कौन सी कमियां थीं, या उनके द्वारा जो प्लानिंग की जाती थी, योजनाएं लाई जाती थीं, उसमें किस तरह की खामियां देखी गई कि हमें योजना आयोग को ख़त्म करना पड़ा और नीति आयोग का गठन करना पड़ा। आइए इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं कुछ नीति आयोग के बारे में। पहले कुछ प्रस्तावना देखते हैं। यहाँ जो शब्द नीति है NITI, उसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को बदलने के लिए नीति आयोग एक नीति तैयार करने वाला निकाय है। ठीक है, इसके अलावा जब हम नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह प्रदान करेगा। इसका अगर हम उद्देश्य देखें तो जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना और उन्हें बनाए रखना, उनको बढ़ावा देना ही ये नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। नीति आयोग के बारे में हम बात करते हैं तो ना ही ये कि ये संवैधानिक निकाय है और ना ही ये वैधानिक निकाय है। तो इस बॉडी, इस आयोग का जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है और ना ही इस आयोग को किसी अधिनियम के तहत लाया गया। तो किस तरह लाया गया? तो एक कार्यकारी प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव के तहत इस आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको याद रखिएगा, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियां यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, इनको डिजाइन करने की जिम्मेदारी भारत के नीति आयोग को ही दी गई है। इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार और जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको तकनीकी सलाह भी प्रदान नीति आयोग के द्वारा ही की जाती है। तो भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां बनाना, इसके अलावा केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी नीति आयोग के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उसको ये उत्प्रेरित करता है, कैटलाइज करता है। और नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। योजना आयोग में टॉप टू बॉटम अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता था, यानी ऊपर से योजनाएं बनाई जाती थी और उनको निचले स्तर पर लागू कर दिया जाता था। जबकि नीति आयोग में बॉटम टू टॉप अप्रोच का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी
ठीक है, यहाँ जो भी राज्य सरकारें हैं उनकी अधिक से अधिक भागीदारी नीति आयोग में ली जाती है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सहकारी संघवाद, अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो कहीं ना कहीं जब तक हमारे राज्य स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश भी आज मजबूत स्थिति में पहुंच पाया है। देश का विकास करने के लिए राज्यों का विकास करना भी आवश्यक है। तो अगर राज्य एक दूसरे को सहयोग नहीं प्रदान करते हैं तो वहां उनका सहयोग कॉपरेशन अचीव करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार यहां नीति आयोग में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है जिससे कि हम सभी राज्यों के बीच में एक बेहतर सहयोग अचीव कर पाएं। अब आइए हम लोग नीति आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कुछ बातें पढ़ेंगे। 1947 में हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता हमने प्राप्त करी और उसके ठीक बाद एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आर्थिक कार्यक्रम समिति ईपीसी इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष और कोई नहीं जवाहरलाल नेहरू साहब ही थे। क्या बताया मैंने आपको, 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी यानी आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया था। अब इस समिति के पास निजी और सार्वजनिक भागीदारी और शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित करने की जिम्मेदारी थी इसके पास। इस प्रकार 1948 में इस समिति ने एक योजना आयोग के गठन की सिफारिश करी। 1948 में इस समिति ने एक योजना आयोग के गठन की सिफारिश की। मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। ये एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था जिसे देश के सभी संसाधनों का मूल्यांकन करना यानी असेसमेंट करना, यानी जितने भी भारत के समस्त रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उनका मूल्यांकन करना, असेसमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। यही नहीं, उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी योजना आयोग को दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। अब हम चर्चा करेंगे अगस्त 1952 की। 1951 में शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना की सिफारिश पर भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, जिसे कि इंग्लिश में एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता था। यह परिषद भी योजना आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय हुआ करता था। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे जनवरी 2015 की। जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से एक नई संस्था जिसे कि नीति आयोग कहा जाता है उसने स्थान लिया, जिसमें अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना करने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया, जो सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित भी करता है। देखिए क्या बोला मैंने आपको, अधिकतम शासन मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार मिनिमम गवर्नमेंट। इसके साथ ही सहकारी संघवाद की भावना को भी यहाँ पर लाया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसकी चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने स्थान लिया। आइए अब हम लोग नीति आयोग की संरचना देखते हैं। नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो कि इस देश का प्रधानमंत्री ही होता है। हमने क्या देखा, एक अध्यक्ष होता है जो कि इस देश का प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है जो कि भारत सरकार के
कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त किए होता है और प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त होता है। उपाध्यक्ष के अलावा यहाँ एक शासी परिषद होती है जिसे कि इंग्लिश में गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है। इस परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस तरह की क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है, जिसमें कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या उनके नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ये एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, एक निर्दिष्ट कार्यकाल के लिए ही गठित होते हैं। इसके अलावा कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री के रैंक के बराबर होते हैं। कुछ तदर्थ सदस्य होते हैं यानी एडहॉक मेंबर्स होते हैं जो कि रोटेशन के आधार पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से जो कि आते हैं, है ना, प्रमुख अनुसंधान संसाधनों से इनको लिया जाता है। पदेन क्षमता में 2 सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिसियो कैपेसिटी में ये 2 सदस्य होते हैं। कुछ पदेन सदस्य होते हैं तो ये प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 होते हैं। इसके अलावा एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसे भी पीएम द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है और एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। ये भारत सरकार के सचिव के पद पर या आप उसके इक्विवेलेंट मान सकते होना चाहिए। कुछ विशेष आमंत्रित यानी स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ होने चाहिए, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होना चाहिए। आइए अब हम लोग नीति आयोग के कार्य डिस्कस करते हैं। इन नीति आयोग के कार्य में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। चलिए देखते हैं। राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब तक हमारे राज्यों की स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा राष्ट्र एक मजबूत स्थिति में आ चुका है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें ग्रास रूट लेवल से ही समस्याओं को समझना है और फिर उस तरह से अपने विकास की नीतियों को बनाना है और आगे बढ़ना है। इसी कारण से नीति आयोग में इस सहकारी संघवाद के तत्व को लाया गया और उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। ये बात, ये तत्व, ये एलिमेंट जो है हमें योजना आयोग में देखने को नहीं मिला था। यहाँ अब अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें तो विभिन्न विकास मानकों पर रैंकिंग जारी करके राज्यों के बीच में विकास की होड़ को बढ़ावा दिया जाना। जब हम जो भी स्तर पर या जो भी विकास की नीतियां बना रहे हैं और इन पर हम राज्यों की रैंकिंग जारी करें प्रतिवर्ष, तो इससे क्या होगा, राज्यों के बीच में एक होड़ देखने को मिलेगी कि हम आगे आएं या हमारा नंबर प्रथम हो या दूसरे नंबर पर हो। तो इस तरह से जो विकास की गति है हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसी का मैं एक और बेहतर उदाहरण आपको देता हूं। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जानते ही हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके लिए एक नीति आयोग के द्वारा एक नीति फोरम बनाया गया है। पूर्वोत्तर के लिए एक नीति फोरम का गठन किया गया है। यह नीति आयोग द्वारा गठित पहला क्षेत्रीय मंच है जिसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय विभागों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। इस मंच का गठन हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित, समावेशी लेकिन सतत आर्थिक विकास के रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं उनको दूर करना है और उन बाधाओं को पहचानने के बाद जो भी विकास संबंधी हमें नीतियां बनानी है उन नीतियों को बनाना है और उनका क्रियान्वयन करना है। तो ये हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले 60-70 वर्षों में हम लोग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जिस तरह से हम विकसित देखना चाहते थे हम उनका विकास नहीं कर पाए हैं। तो नीति आयोग ने इन स्टेट्स का ध्यान रखा और एक नीति फोरम बनाया जिससे कि इन राज्यों को भी हम लोग क्या
कहें आपसे कि विकसित देख सकें। इसके अलावा एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। द्वीपों के समग्र विकास के लिए, यानी जो हमारे पास जो कुछ आपने सुना होगा आइलैंड्स हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप है हमारे यहाँ, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इनके विकास के लिए एक द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। 2017 में इसका गठन किया गया और भारत के गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो है ये आईडीए काम करता है, जिसके संयोजक नीति आयोग के सीईओ होते हैं। यह चिन्हित द्वीपों के समग्र विकास से संबंधित प्रगति की समीक्षा करता है। कुछ हमने आइलैंड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उनको चिन्हित किया है, जो काफ़ी विकास में आप कह सकते हैं पीछे रह गए, उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी प्रगति की समीक्षा की गई और अब उनको जो है हम लोग मेन स्ट्रीम सेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली बनाना। तो यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं? नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट की। यहाँ मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ अटल इंक्यूबेशन सेंटर का। तो नवोन्मेष को बढ़ावा देने और देश में उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा आपने अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी सुना होगा, एम। तो जो छात्र और शिक्षक हैं उनमें इनोवेशन यानी नए नए आप कह सकते हैं इनोवेशन करने के लिए उनको उस स्थिति में लाना, उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने में मदद करने के लिए जमीनी स्तर पर ये काम कर रहा है। इसके अलावा नए नवाचारू नीति आयोग के निर्माण के मूल में 2 केंद्र हैं, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब केंद्र सरकार के साथ राज्यों की भागीदारी का नेतृत्व करता है, वहीं जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति की थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा सूचना तक पहुंच और साझाकरण में वृद्धि, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग की। जैसे कि हम सभी आप लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंदौर जो है 5 बार नंबर 1 रैंक पर आ चुका है। अब यही चर्चा चल रही है कि जिस मॉडल पर इंदौर कार्य कर रहा है उसके बारे में नॉलेज को शेयर किया जाए, अन्य राज्य भी उस मॉडल को अडॉप्ट करें और इस स्वच्छ भारत अभियान में वो लोग भी कुछ नए पैरामीटर्स लेकर के आएँ। यहाँ मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा, समावेश। तो ज्ञान और अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटवर्किंग और साझेदारी के उद्देश्य से ये एक प्रमुख पहल की गई है और यहाँ 34 इंस्टीट्यूट्स 34 संस्थानों ने ज्ञान साझा करने और नीति को अभ्यास से जोड़ने के उद्देश्य से नीति के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अगला कार्य हम देखते हैं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय। यह विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्या याद रखना आपको? अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय, इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी मैटर्स होते हैं, उनको समाधान के लिए ये एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रदान करता है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं अमृत का। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण को हम लोग इंग्लिश में कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। और प्रौद्योगिकी उन्नयन की बात, तो इनके लिए नीतियां लाना और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। यहाँ हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय प्राथमिकताओं के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के इच्छुक नव प्रवर्तकों को पुरस्कृत करने के लिए।
तो जो भी न्यू इनोवेटर्स हैं, जो कुछ नया इनोवेशन करते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो उनको पुरस्कृत करना। इसके बाद हम बात करेंगे अटल टिंकरिंग लैब्स की, ATL। तो 6वीं कक्षा के बाद के जो भी छात्र हैं उनको रोबोट, 3D प्रिंटर, इंटरनेट, इन सभी के साथ काम करने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका मिले। तो इस प्रकार से वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव और इनोवेशन करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को विकसित करने के लिए तंत्र, एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को विकसित करने के लिए एक तंत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, नीति आयोग में ग्रास रूट लेवल से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ हम उदाहरण आपको देंगे, कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन समिति अधिनियम 2017 लाया गया। राज्यों को इस अधिनियम को अपनाने के लिए कहा भी जा रहा है। इसके अलावा कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक की बात की गई। नीति आयोग ने कृषि बाजार के प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में राज्यों को संवेदनशील बनाने के लिए कृषि विपणन और किसान अनुकूलन सुधार सूचकांक विकसित किया है। सूचकांक का उद्देश्य क्या है, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करना, आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करना, ताकि सफलता की संभावना और वितरण के दायरे को मजबूत किया जा सके। तो आवश्यक संसाधन, उनकी पहचान के साथ साथ जो भी कार्यक्रम है और जो भी पहल की जा रही है उनके इम्प्लीमेंटेशन की सक्रिय निगरानी करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, मूल्यांकन करना यानी असेसमेंट करना, ताकि सफलता की संभावना और वितरण के दायरे को और मजबूत किया जा सके। यहाँ मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। जिले में आप सभी लोग जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, या कुछ राज्यों में उनको DM भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड की। किसकी? डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ। इनको विकसित किया गया है और इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज भी कहा जाता है, जो सभी संकेतकों में रियल टाइम डेटा और रैंकिंग को कैप्चर करता है। तो जो भी जिले के कलेक्टर होते हैं वो इस डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति को पकड़ने के लिए 100 रिपोर्ट किए गए डेटा प्रदान कर रहे हैं आजकल। वो खुद ही लोग अपनी रिपोर्ट को बनाते हैं और इन रिपोर्ट्स को टैबुलेट करके इस डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड के माध्यम से आगे भेज देते हैं। इसके बाद हम लोग अगले फंक्शन पर आते हैं, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। इसकी चर्चा मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं। एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र विकास का उच्चतम स्तर बनाए रखने के लिए सतत और न्याय संगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का भंडार होना, और साथ ही हितधारकों को उनके प्रसार में मदद करना। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं जो हाईएस्ट डेवलपमेंट होता है, विकास का उच्चतम स्तर, उसको बनाए रखना है। तो उसके लिए सतत और न्याय संगत विकास की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी की जा रही है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनका दोहन इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचें, और इस प्रकार से कुछ अनुसंधान किए जाएं कि जो भी हितधारक हैं उनके प्रसार में भी मदद की जा सके। यहाँ एग्जाम्पल हम देंगे, आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP 2018 में इसको लागू किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। इसमें 115 ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है जो कि विकास में बहुत पीछे रह गए थे। तो इनको तेजी से बदलने के लिए ऐसे 115 जिले जो हैं चिन्हित किए गए हैं। कम विकास की जेब के रूप में उभरे हैं। इस प्रकार संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने की चुनौती प्रस्तुत करते हैं ये। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है उसकी मैंने यहाँ पर आपको चर्चा करी, उसका एग्जाम्पल दिया। नीति आयोग का अगला कार्य रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियाँ बनाना, स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना, और
कार्यक्रम के ढांचे और पहलों को डिजाइन करना, उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करना। इसके लिए बेस्ट उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ शिक्षा और जल प्रबंधन का। शिक्षा और वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए हमें आवश्यकता है कि नीति आयोग हमारे लिए समय समय पर बेस्ट से बेस्ट जो है पॉलिसीज़, नीतियाँ डिज़ाइन करती रहे। इसके अलावा नीति आयोग ने और क्या क्या मुख्य कार्य किए हैं, तो 2018 में स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट को स्वास्थ्य सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है, ये एक बहुत मुख्य बात है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जून 2018 में लाया गया था। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स जो संबंधित क्षेत्रों में राज्यों की प्रगति को मापता है। इसके अलावा कुछ अन्य और कार्य बचे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और रणनीतियों के एक साझा दृष्टि विकसित करना। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करने के लिए कि एक विशेष रूप से इसे संदर्भित क्षेत्रों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है या नहीं। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है। ठीक है, ऐसे वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो कि आर्थिक प्रगति से जिनको कि विशेष लाभ नहीं मिल पाया है या नहीं मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ये थे सारे नीति आयोग के कार्य। आइए अब नीति आयोग और योजना आयोग के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, वहीं योजना आयोग भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था और उन्हें लागू कराता था। तो योजना आयोग ने अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया है। नीति आयोग में हमें व्यापक विशेषज्ञता देखने को मिली, यानी जो मेंबर्स हैं वो वाइडर एक्सपीरियंस से अलग अलग एक्सपर्टाइज के लोग हमें वहाँ देखने को मिले, जबकि योजना आयोग में सीमित विशेषज्ञता देखने को मिली हमें। इसके अलावा नीति आयोग में सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना देखने को मिली, क्योंकि यहाँ राज्य जो हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स और जो भी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, उपराज्यपाल हैं, उनको यहाँ समान भागीदारी प्राप्त है। जबकि जो योजना आयोग हुआ करता था तो राज्य केवल जो वार्षिक योजना की जो बैठकें होती थी उसमें वे दर्शकों के रूप में ही भाग लिया करते थे। इसके अतिरिक्त नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है। वहीं योजना आयोग में सचिवों की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया से की गई थी। इसके अतिरिक्त नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वहीं जो योजना आयोग था वहाँ टॉप टू डाउन अप्रोच देखने को मिली। इसने नियंत्रण और कमांड दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ साथ टॉप डाउन दृष्टिकोण का पालन किया, यानी जो भी योजना बनती थी वो ऊपर से बनती थी और उनको नीचे थोप दिया जाता था, लागू कर दिया जाता था। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, जबकि योजना आयोग जो है राज्यों पर नीतियों को लागू इसने किया और इसके द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन के आवंटन को भी बांधा, यानी जो भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स होते थे उनके साथ में फंड को भी एलोकेट योजना आयोग के द्वारा ही कर दिया जाता था। ये पावर जो है नीति आयोग के पास नहीं है। इसके पास धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित होता है, जबकि ये धन आवंटित करने का अधिकार भी पहले योजना आयोग के पास हुआ करता था। इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने का अधिकार था। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे जो कि योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में डिफरेंसेस हुआ करते थे, वो हमने देखे। अभी 3 योजनाएं नीति आयोग में हमें देखने मिलती हैं जो कि 3 समयावधि में फैली हुई हैं। पहला
15 वर्षीय विजन है जिसमें अगले 15 वर्षों के लिए देश के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों को शामिल किया गया है। दूसरा 7 वर्षीय रणनीति है जो अगले 7 वर्षों के लिए विकास के रोड मैप को, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, 15 वर्षीय विजन है, दूसरा 7 वर्षीय रणनीति है, और तीसरा अगर हम देखें तो एक 3 साल का कार्य एजेंडा है जो अगले 3 वर्षों की समय सीमा में कार्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति को 2 भागों में विभाजित करता है। तो 15 वर्षीय विजन, फिर दूसरा 7 वर्षीय रणनीति, और तीसरा 3 साल का कार्य एजेंडा। यहाँ इस तरह से 3 स्टेजेस में नीति आयोग कार्य करता है। आइए अब हम लोग नीति आयोग द्वारा परिकल्पित प्रभावी शासन के 7 स्तंभ और देख लेते हैं। सबसे पहला होता है प्रो पीपल। यह समाज के साथ साथ व्यक्तियों की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। दूसरा होता है प्रो एक्टिविटी, नागरिक की ज़रूरतों की प्रत्याशा प्रतिक्रिया में। तीसरा होता है भागीदारी, तो इसमें नागरिकों की भागीदारी ली जाती है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है यहाँ। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण विशेष रूप से सभी पहलुओं में महिलाओं का यहाँ पर उन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। सभी का समावेश, इंक्लूजन ऑफ ऑल, तो यहाँ हम जाति पंथ लिंग को ध्यान में ना रखते हुए सभी लोगों को शामिल करने की बात करते हैं। समानता की बात की जाती है, सभी को विशेष रूप से युवाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना। और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, सरकार को दृश्यमान और उत्तरदायी बनाना। तो ये 7 स्तंभ कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर जो कि नीति आयोग पर था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।